आरआरबी जेई सीबीटी टू के कट ऑफ के लिए हमें सीबीटी वन के मार्क्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो एकदम स्टार्टिंग से हम समझेंगे कि सीबीटी वन से सीबीटी टू तक क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे फाइनल कट ऑफ बनने के लिए। उन सारे चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे और मैं इस वीडियो में एकदम ये नहीं बताने वाला हूँ कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, बल्कि हम ये देखेंगे कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा जो रैंक बन रही है उसके अनुसार हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आइए चलिए समझते हैं इसको बहुत डेप्थ में। ठीक है, सपोज करिए एक बच्चा था मैकेनिकल ब्रांच का, मुंबई जोन का, एससी कैटेगरी का। ये मैंने रैंडमली एक बच्चे का डेटा लिया है, इसको मैं जानता हूँ। इसके मार्क्स आए थे 68.77804। तो ये टोटल मुंबई के मैकेनिकल ब्रांच में ये 7 पोस्ट के लिए एलिजिबल था। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 15 में से 7 पोस्ट के लिए एलिजिबल था उसमें वैकेंसीज कितनी थी, यानी कि ये लड़का 68.7780 पाने के बाद कितने वैकेंसीज के लिए, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल था सीबीटी टू के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जब हमने देखा तो ये बंदा, जहाँ की आप इस चार्ट से देख सकते हैं, ठीक है, ये बंदा 5वें 7वें 15 16 और 17 18 24 के लिए ये बंदा एलिजिबल था। तो जो जब हम सीट देखेंगे ना कि कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल था, तो उसकी जो वैकेंसी या सीट्स देखेंगे इन पोस्ट के लिए वो 73 आ रही है। ठीक है, अब इस बंदे का 72 मार्क्स देखते हैं। तो इस बंदे ने जब 72 मार्क्स दिया, जब 72 दिया तो उसका 93.12 मार्क्स आया। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको समझनी पड़ेंगी कि अब कैसे चीज़ें वर्क करेंगी ना। तो देखिए, इस बंदे का जो जोन ब्रांच कैटेगरी रैंक आई है वो 24 आई है। ठीक है, अपने जोन में, अपने ब्रांच में और अपने कैटेगरी में। और इसके जोन ब्रांच और कैटेगरी में जितने पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था वो कितने थे, 73 थे। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, इस बंदे की जो रैंक आ रही है अभी 24 आ रही है, बट अभी कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपना रैंक चेक ही नहीं किया होगा, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे होंगे। तो हमें कहीं ना कहीं इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जब वो बच्चे भी जिन्होंने चेक नहीं किया जब वो आएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे इसके आगे आ जाएं, इसी रैंक और पीछे चली जाए ना। तो उसके लिए हमें ये मान के चलते हैं कि लगभग 90% जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, वो अपना मार्क्स चेक कर लिए होते हैं और अपना रैंक भी चेक कर लिए होते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए हमने इसके रैंक में 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि अगर वॉर सिनेरियो भी लेके चलें कि सारे बच्चे अच्छे ही आगे, लगभग तो 1.5 गुना बच्चे अगर हम और लेते हैं इसके आगे की रैंक पे, तो इसकी रैंक ही सबके 36 पहुंच जाएगी। अब ये तो हो गया पहला फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर को समझते हैं। इसके आगे जो 35 बच्चे रहे होंगे उसमें से स्टार्टिंग के जो टॉप 5 बच्चे रहे होंगे, या कोई भी ऐसे 35 में से कोई भी 5 बच्चे ऐसे निकल सकते हैं जो सीबीटी वन में जनरल रैंक से भी क्वालिफाई किए होंगे और सीबीटी टू में भी पोस्ट के लिए कई सारी पोस्ट के लिए वो जनरल से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब उनको तो जनरल सीट मिल गई, तो वो बच्चे तो जनरल में चले गए, तो उनकी सीट्स माइनस हो जाएंगी, तो ये बच्चे की रैंक और घट जाएगी 5। ठीक, अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी रैंक इससे ज़्यादा है, मतलब कि 35 34 33 32 कुछ भी हो सकती है। बट हो सकता है कि जैसे ये बच्चा 7 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, बट वो बच्चा लास्ट के एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हो, तो उसका 72 मार्क्स में होते हुए भी, ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी, वो बंदे को इससे अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, इससे खराब पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो फर्स्ट सिनेरियो वाले बच्चे थे टॉपर्स को हटा दिया, कुछ ऐसे बच्चे जिनके सीबीटी वन में काफ़ी कम मार्क्स थे बस सीबीटी टू में अच्छे मार्क्स आ गए, उनको भी हटा दें। तो कुछ स्टार्टिंग के 8-10 बच्चों, अगर आप एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाए तो 8-10 बच्चों को मैं हटा रहा हूँ। आप 5 से 8 बच्चों को, 8 से 10 बच्चों को अपने ब्रांच और कैटेगरी के अनुसार हटा सकते हैं। तो वो हटाने के बाद इसकी जो नेट रैंक बनेगी मेरे अनुसार वो 26 बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए उसका दूसरा पहलू। जो बच्चा रैंक 26 पाया है अभी, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 73 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल था। अब वो 73 वैकेंसीज में कुछ ऐसी भी वैकेंसीज थी जिसमें सिविल वाले भी एलिजिबल थे, इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। बट अगर हम सिर्फ मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो अगर हम कहीं ना कहीं 73 में से 60% सीट्स भी लेके चलें कि उस 73 सीट्स में कम से कम 60% बच्चे तो मैकेनिकल के जाएंगे ही जाएंगे ना, बाकी सारे जो पोस्ट बचेंगे उस पर अलग ब्रांच के बच्चे चल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 0.6 मल्टीप्लाई करने पे 60% लेने पे 73 का 44 रैंक तक आ रही है। इसका मतलब है जो 44 रैंक तक का बच्चा होगा वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये बच्चा जिसकी रैंक 26 है और इसका जो सेफ रैंक थी वो 44 तक थी, इसका मतलब इस बच्चे का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, मतलब 99% चांसेस है कि इस बच्चे का हो सकता है। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए ना, आप सब भी अपने ब्रांच के अनुसार, अपने जोन के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी रैंक के अनुसार आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर कोई बंदा आके अभी आपसे ऐसा बोल रहा है कि आपका 85 मार्क्स आ रहा है, 90 मार्क्स आ रहा है, आप इस जोन से हैं, उस जोन से, इस कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर और बहुत इनसेंसिबल चीज़ है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डेटा है।
कि उसको ऐसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बट इस चीज़ को आप रैंक के थ्रू जरूर देख सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका भी रैंक देख के आपका बता पाऊँ कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो आप अपने रैंक को, अपनी CBT 1 मार्क्स, अपनी CBT 2 मार्क्स, आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी जोन कैटेगरी, आपकी ब्रांच में, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज दो, तो मैं देख के उसको बता दूंगा। और आप सब पढ़े लिखे हो यार, आप खुद भी इस चीज़ को एनालाइज करके अपने यहाँ कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू।